दोस्तों सैलवी मौजूद फकर में खुश आमदीद। व्हाट नेक्स्ट, ये वो सवाल है जो कल से मुसलसल ज़ेरे गर्दिश है। इमरान खान साहब के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला मंजर आम पर आने के बाद और पाकिस्तान तरीके इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लिए जाने के बाद ये सवाल उठना और इसके ऊपर बात होना तो बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल है, क्योंकि ये बात तो अब सामने आ चुकी है कि पाकिस्तान के तरीके इंसाफ के जो दीगर कायदीन हैं उनको अब बल्ले का या बल्लेबाज का इंतखाबी निशान ही मिलेगा। अब किसी के पास गेंद होगी, किसी के पास चैनक होगी, किसी के पास बस होगी, किसी के पास जो है प्याला होगा, किसी के पास कटोरा होगा। मतलब इस किस्म के इंतखाबी निशान होंगे और कोई एक दूसरे के साथ बाहमी रब्त के साथ इंतखाबात नहीं लड़ सकेगा। और इसका एक और भी बैकलैश है और वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है कि बाकी जमातों के मुकाबले में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को नेशनल असम्बली में रिप्रेजेंटेशन या सूबाई असम्बलियों में रिप्रेजेंटेशन और भी ज़्यादा महदूद हो जाएगी, क्योंकि नेशनल असम्बली और प्रोविंशियल असम्बली में जो 266 रिजर्व सीट्स हैं जो ख़वातीन और अक़लियतों के लिए मखसूस हैं, वो 266 नशिस्तें पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को नहीं मिल पाएंगी। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को सिस्टम से एलिमिनेट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के साथ, और बल्कि मैं अगर ये कहूँ कि नंगा चिट्टा होने के बाद ये खेल का आगाज़ किया गया है, तो ये कहना भी कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा। अलबत्ता अगर मैं आपको ये बताऊं कि व्हाट नेक्स्ट का एक लॉजिकल जवाब ये भी है कि जनाब आने वाले दिनों में मुस्तकबिल में यानी चंद हफ्तों के बाद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ एक काला दम जमात होगी, जिसका नाम लेने, झंडा लहराने, झंडा तैयार करने, पार्टी दफ्तर बनाने, पार्टी दफ्तर को खोलने, जमाती वाबस्तगी का इजहार करने, जमाती ओहदा रखने, जमात के साथ किसी भी तरह का ताल्लुक रखने, जमात के प्लेटफॉर्म को किसी भी तरीके से अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करने, सब के सब एक ऐसा जुर्म होगा जिसका नतीजा उस जमात से, उस कालदम जमात से ताल्लुक रखने वाले अफराद को भुगतना पड़ेगा। तो ये कहना भी कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा। आने वाले दिनों के अंदर हमें मज़ीद कुछ ऐसे नज़ारे देखने को मिलेंगे जहाँ पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हवाले से जो जिसे मैं अगर ये कहूँ कि जो सख्ती है वो और ज़्यादा बढ़ेगी, तो ये कहना कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा। कैसे, ये भी एक लॉजिकल सवाल है, क्योंकि ये तो आप कहेंगे कि जनाब ये इमरान खान से नफरत में, ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के बुग्स के अंदर मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये जो है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ एक काला दम जमात होगी। आपके इस सोच पर मेरा ये जवाब होगा कि नहीं, ऐसा नहीं है, एब्सोल्युटली नॉट। मैं जो भी बात कर रहा हूँ वो एक फैक्चुअल ग्राउंड पर कर रहा हूँ और उसके लिए कुछ लॉजिकल रीजनिंग्स हैं। ये बात सबको मालूम है कि इस वक्त मिलिट्री ट्रायल के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला काला दम हो चुका है। और ये बात भी मैं आपको बता दूं कि वो जो 5 रुकनी बेंच था जिसको हेड कर रहे थे जस्टिस रिटायर्ड एजाजुल एहसन साहब, उसका फैसला भी मंजर आम पर आ गया है। और उस जो फैसला है जो ये जो फौजी अदालतों के हवाले से आया है, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल है। तो ये कहना गलत नहीं होगा। अलबत्ता ये जो जजमेंट है, इस जजमेंट के ऊपर अमल दरामद मुअत्तल किया जा चुका है और फौजी अदालतों पर अभी भी कार्रवाई की इजाजत है। ये बात अपनी जगह पर मौजूद है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट किसी भी तरीके से 9 मई के वाकयात को फरामोश करने, 9 मई को नज़रअंदाज करने, या शोहदा की यादगारों की तौहीन करने, शोहदा की यादगारों को जलाने, शोहदा की यादगारों को नुकसान पहुंचाने, शोहदा के लवाहिकीन के जख्मों को पर नमक पाशी करने को किसी भी सूरत फरामोश करने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा जैसे ही 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद नई हुकूमत बनेगी और ये नई हुकूमत के बनते साथ ही ये जो 9 मई के वाकयात हैं और 9 मई के वाकयात में मुलव्वस मुल्ज़मान हैं, इनके खिलाफ जैसे जैसे कार्रवाई में तेज़ी आएगी जनाब, तो उसी दौरान ये जो तमाम एक्टिविटीज़ जिसका मैंने आपके साथ जिक्र किया है, वो तमाम की तमाम चीज़ें आगे बढ़ती हुई नज़र आएंगी। क्योंकि अगर ये इल्ज़ाम साबित हो जाता है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पर कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने बतौर जमात रियासत पाकिस्तान पर हमला किया है, साबित हो जाता है, जिसके बारे में एक से ज़ायद मरतबा कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के इलामिये में ये बात साबित की गई है कि 9 मई के तमाम जो मुल्ज़मान हैं उनको हर सूरत कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। तो इस बात का तो इम्कान ही 0.00000% नहीं है कि इनमें किसी के लिए कोई गुंजाइश रह पाएगी। वो
तमाम लोग जो किसी ना किसी तरीके से 9 मई के वाकयात में मुलव्वस हैं, उनको तो जनाब देना है इन्होंने तल, और तलना भी ऐसे है कि जनाब इनकी चीखें भी किसी को सुनाई नहीं देनी। और इसी वजह से ये जो इक़दामात हैं इस वक्त, मुझे ऐसे लग रहा है कि इन इक़दामात का जो नताइज हैं वो माजी के नताइज से कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं होंगे। मैं अगर सिंपल पर्टिकुलरली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अब इस फैसले पर बात करना शुरू करूं, तो अगर आप 2 दिन की इस प्रोसीडिंग को देखें, या जिस वजह से ये मामला चल रहा है बल्ले के इंतखाबी निशान का, उस वक्त से चीज़ों को देखें तो बात बड़ी क्लैरिटी के साथ समझ में आती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से पॉलिटिकल लीडरशिप की जगह पर पार्टी की क़यादत को वकीलों के हवाले करने का जो फैसला था इमरान खान साहब का, वो खुद फैसला उनके गले पड़ गया है। उस फैसले के बाद इमरान खान साहब के पास किसी के लिए कोई रहम का जज्बा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये फैसला खुद उन्होंने ही किया था कि पार्टी की जो क़यादत है वो वकीलों के सुपुर्द की जाएगी। और वकीलों को क्या पता, मिसाल देता हूँ आपको छोटी सी, ये जो थे तहरीक इंसाफ नजरियाती वाले अख्तर इकबाल डार साहब, क्या मसला था इनका? मसला ये था कि इन्होंने इनके साथ यकीनी तौर पर पीटीआई का कोई ना कोई एग्रीमेंट हुआ, लेकिन चूंकि वो सारे के सारे अमल के अंदर वकील ही मौजूद थे, अली जफर हो, बैरिस्टर गौहर हो, शुएब शाहीन हो, शेर अफजल मरवत हो, ये सारे के सारे वकील हैं, इनमें किसी तरह का कोई पॉलिटिकल चेहरा मौजूद नहीं है। लिहाजा वो जो तमाम गुफ्तगू जनाब जो है डार साहब के साथ हुई थी, उस गुफ्तगू की ना कोई रिकॉर्डिंग की गई, ना ही उसकी कोई वीडियो बनाई गई, ताकि अगर कल को अख्तर इकबाल डार सर ये कहें कि जनाब जो है मेरा तो कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, तो वो वीडियोस कम से कम या वो तस्वीर मीडिया पर दिखाई जा सके कि यार ये देखें ये सब कुछ हो रहा था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और तो और अगर आपने ये सब कुछ नहीं किया, आपको खुफिया रखना था, आपको इस बात का इम्कान था कि ये तस्वीरें और वीडियोस किसी न किसी तरीके से निकल जाएंगी, आपको इस बात का तो इल्म था कि इस्टेब्लिशमेंट जो है पूरी की पूरी ताकत से आपके पीछे है, तो आपको कम अज कम डार साहब को इस्टेब्लिशमेंट के चुंगल से बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए था। इनको किसी महफूज मुकाम पर रखना तो चाहिए था। इनको कम अज कम मुराद सईद का पड़ोसी बना देते, इनको कम अज कम, इनके तो मुल्क में बाहर जाने पर पाबंदी नहीं थी, इनको जुल्फी बुखारी साहब के हवाले कर देते, ये बरतानिया चले जाते, 1.5-2 महीने इंतखाबात तक वहां पे रहते, कम से कम आपके पास कोई ना कोई एक इलेक्टोरल सिंबल तो मौजूद रहता। अगर इस पे भी आपको शक था, तो अगर आपने ये प्लान भी करना था, तो आपको वो हमद रज़ा काज़मी साहब के साथ उनकी जो जमात है, क्या नाम है उनका, मुत्तहिदा वो जो है फैसलाबाद वाले, हमद नाम उनका मेरे ज़हन से जमात का निकल गया है, उनके साथ इत्तेहाद कर दे। वो तो नंगे चिट्टे आपके साथ खड़े हैं, सॉलिड ग्राउंड्स पे आपके साथ खड़े हैं, वो तो आपसे किसी भी सूरत पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन उनके साथ एग्रीमेंट नहीं किया, ठोकर खाई। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि पॉलिटिकल ज़हन नहीं है, चूंकि पॉलिटिकल ट्रेनिंग नहीं है, सियासत में इत्तफाकिया तौर पर आ गए, इत्तफाकिया तौर पर हुकूमत में आ गए, इत्तफाकिया तौर पर इस्टेब्लिशमेंट के प्रोजेक्ट इमरान खान का हिस्सा बन के, लिहाजा पौम बारह होगी। इनको क्या पता कि पाकिस्तान के पॉलिटिकल कल्चर के अंदर इस्टेब्लिशमेंट एक ऐसा जिन है जिसके शिकंजे से बाहर निकलना और अपने लिए किसी तरह की कोई पॉलिटिकल गुंजाइश बनाए रखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। और अब अगर आप इसके फैसले के ऊपर इतराज़ात करें तो इससे बढ़कर लॉजिकल बात और कोई नहीं। और यहां पर भी इमरान खान साहब का यही फैसला कि जनाब क़यादत वकीलों के सुपुर्द होनी है, यही सबसे बड़ी वजह बनी। इमरान खान साहब की जो लीगल टीम है उसको तो इस बात का अंदाजा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 2021 से हमारे पीछे पड़ा हुआ कि जनाब पार्टी इलेक्शन कराओ, पार्टी इलेक्शन कराओ, पार्टी इलेक्शन कराओ। लेकिन चूंकि उस वक्त सेम पेज मौजूद था, DGI भी अपना था, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी अपना था, वजीर आजम भी अपना था, हुकूमत भी अपनी थी, इख्तियारात भी अपने थे, अटॉर्नी जनरल भी अपने थे, एडवोकेट जनरल भी अपने थे, सब किसी के पास ये मजाल नहीं थी कि वो जाके इलेक्शन कमीशन को ये कह सके कि नहीं जनाब ये जो है ये इमरान खान गलत कर रहा है, हर सूरत में हमें जो है पार्टी इलेक्शन चाहिए। उस वक्त इस तरह की कोई बात नहीं हो रही थी। और अगर उस वक्त इमरान खान साहब इस फॉर्मेलिटी को पूरा कर दे तो शायद आज उनको ये दिन ना देखना पड़ते। लेकिन चूंकि उस वक्त भी ताकत का खुमार सर पे चढ़ा हुआ था तो इस चीज़ों को उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया। फिर जब ये मामला सीरियस होता हुआ नजर आया,
इमरान खान को खुद इस बात का अंदाजा था कि उनके साथ ये काम होना है, आज नहीं तो कल इमरान खान साहब ने इसी मामले पर टुंगे जाना है। लेकिन इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ने जब 20 दिन दिए तो कम से कम कोई ना कोई डॉक्यूमेंटेशन तो कर लेनी चाहिए थी। कम से कम एक प्रिंट आउट ही जो नॉमिनेशन पेपर्स का था उसको बनाकर मीडिया पर जारी कर दिया जाता कि जनाब ये है वो नॉमिनेशन पेपर जो जारी किया गया। बैरिस्टर गौहर खान साहब के दस्तखतों वाला नॉमिनेशन पेपर्स की एक तस्वीर जाली सी बनाकर भी मीडिया पर डाली जा सकती थी, नहीं की गई। वो जो 50,000 रुपए की एक रसीद थी, क्या बैरिस्टर गौहर खान करोड़ों रुपए महीने का कमाता है एतजाज एहसन एसोसिएट के जरिए? 50,000 रुपए पार्टी के इलेक्शन फंड के अंदर जमा कराने में ही, अपने नॉमिनेशन पेपर्स को जमा कराने के साथ बाज़ाब्ता तौर पर उस फाइल और ये 50,000 रुपए की रसीद बनाना कोई मुश्किल काम था। दिसंबर से लेकर मार्च आ गया, पूरा एक महीने के अंदर ये जो सारी की सारी डॉक्यूमेंटेशन थी ये नहीं हो सकती थी। उससे बढ़कर सितम ये कि जनाब ये जो फॉर्म है ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये फॉर्म भर दिया गया और इस फॉर्म के साथ इसमें ये बात बड़ी वजाहत के साथ लिखी गई, इसका अक्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें ये वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि मेरा ताल्लुक डैश 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 सियासी जमात से है। ये जो है नामजद अफराद की तरफ से इकरारनामा और बयान हल्फी का अक्स है। जिस बंदे ने नॉमिनेशन पेपर्स को फाइल करना होता है उसे अपने साथ इस बयान हल्फी को दाखिल कराना होता है। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो तमाम लोग जो इस वक्त आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये बयान हल्फी जमा कराने और फिर इस बयान हल्फी की खिलाफ वर्जी करने के ऊपर भी इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। क्योंकि पहले इन्होंने बयान हल्फी जमा कराया हुआ है कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के का उम्मीदवार हूं और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुझे टिकट अलॉट करेगी तो मैं उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट से इलेक्शन लड़ूंगा। ये उन्होंने इकरारनामा बयान हल्फी नॉमिनेशन पेपर्स के साथ फाइल किया है। कल ये किया इन्होंने कि नॉमिनेशन पेपर्स के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये दिया हुआ बयान हल्फी और उसके बाद जाकर वो बयान हल्फी वापस लेने के बाद नया बयान हल्फी जमा कराया कि जनाब मेरा ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती से है, लिहाजा मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती का जो है ना टिकट वो जारी किया जाए। उसके बाद वो ये दोनों हल्फनामे वापस ले लिए और कहा कि जनाब हमें आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने। ये भी काजी फैज ईसा ने कहा था कि जनाब ये इस तरह की दो नंबरी करें। हकीकत ये है कि इनके पास चूंकि वो पॉलिटिकल ट्रेनिंग नहीं थी जो एक पॉलिटिकल लीडर के पास होती है, परवेज अलाई के पास हो सकती है, शाह महमूद कुरैशी के पास हो सकती है, फवाद चौधरी के पास हो सकती है। ये वो तमाम लोग हैं जो पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर किसी न किसी तरीके से मौजूद रहे हैं। जावेद हाशमी के पास हो सकती है, लेकिन चूंकि इमरान खान साहब को इस हवाले से एक ज़ेन साजी कर दी गई थी कि यार वकील होंगे तो ये वकील मामलात को संभाल लेंगे। ये संभाला है जनाब वकीलों ने। इमरान खान को मुकम्मल तौर पर पॉलिटिकली एलिमिनेट कर दिया गया वकीलों के इसी सोच के ज़रिए। काबिल वकील होने का या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लाइसेंस्ड याफ्ता वकील होने का मतलब ये नहीं है कि जनाब आप पाकिस्तान की सियासत के तमाम असरार और रमूज से आगाह हो गए हैं। आपको सब चीज़ों का पता चल गया कि जनाब पाकिस्तान की सियासत में कौन कौन से खेल किए जाते हैं, किस किस तरीके से खेले जाते हैं। और साफ जाहिर हो गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इतनी भी सूझबूझ नहीं थी कि जनाब वो अपनी इन चीज़ों को, अपने हाउस को कम से कम इन ऑर्डर कर सके। ये वकील कैसे हैं जिनको इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि इलेक्शन ऑर्डर जो आया है उनके पास, उस क्या जो उन्होंने इसको पढ़ा है, ये जो है इलेक्शन एक्ट 203 की क्लॉज 3, अ पर्सन शेल नॉट बी मेंबर ऑफ मोर देन वन पॉलिटिकल पार्टी एट अ टाइम। ये हल्फनामा जमा कराया और उसके अंदर ये इस चीज़ को, इस शिक की खिलाफ वर्जी की है इलेक्शन एक्ट की कि एक बंदा बैक वक्त दो पार्टियों का मेंबर नहीं हो सकता। अब कल से ही जब से जस्टिस काजी फाइज ईसा का फैसला आया है, इसके ऊपर एतराज़ात मुसलसल जमा हो रहे हैं कि जनाब काजी साहब ने लेवल प्लेइंग फील्ड को ख़त्म कर दिया, काजी साहब ने ये कर दिया, काजी साहब को ने वो कर दिया। अब मेरा ये मानना है कि काजी साहब ने हकीकी जमहूरियत की तरफ पहला कदम बढ़ा दिया। मेरा ये मानना है कि काजी फाइज ईसा ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से ये फैसला देने के बाद कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात के अंदर जमहूरियत को फ़रोग दिया जाए और जमहूरियत वहाँ पर नज़र आनी चाहिए, इलेक्शंस होने चाहिए, अनअपोज्ड इलेक्शन पार्टी के अंदर नहीं हो सकते। तो इस चक्कर के अंदर उन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान जमीयत
उलमा इस्लाम, MQM समेत माज़ जमात इस्लामी हर एक जमात के लिए एक ऐसी मुश्किल खड़ी कर दी है जिससे उनका ओहदा बरा होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। कल को किसी भी जमात, चाहे वो मुस्लिम लीग नून है, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, कोई एक बंदा उसी जमात का उठ के अगर इन इंतखाबात को इसी फैसले की रोशनी में जाकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुस्लिम लीग नून का क्या बनेगा। मुस्लिम लीग नून के पास कख नहीं बचेगा, क्योंकि उनके तो जमात के 91 ओहदों में से 32 ओहदे उनके अपने घर में हैं। इसी तरीके से पीपल्स पार्टी के पल्ले क्या रह जाएगा। इन लोगों को भी कैंडे में लाना और इनकी जमातों के अंदर भी जमहूरियत को फ़रोग देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और मेरा ये मानना है कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब का ये फैसला अगरचे मौजूदा हालात में इसको सख्त करार दिया जा सकता है, इस इरेगुलरिटीज़ को नज़रअंदाज करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये वार्निंग देकर कि जनाब 8 फरवरी को इंतखाबात के 10 दिन के अंदर आपने पार्टी इंतखाबात करा के डिक्लेरेशन जमा कराना है, उस वक्त तक आपके किसी भी उम्मीदवार को हल्फ लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ये उनको मशरूत तौर पर इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाजत दी जा सकती थी, लेकिन चूंकि वो काजी की अदालत है, काजी की अदालत के अंदर जरा सी हैंकी फैंकी नहीं हो सकती, वो अपनी जगह पर। लेकिन काजी साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तलने के बाद बाकी दीगर जमातों के लिए भी जो एक मुश्किल पैदा कर दी है, उस मुश्किल से उन तमाम जमातों का बाहर निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि कल से सोशल मीडिया पर मुस्लिम लीग नून के इंतखाबी नताइज की एक फहरिस्त जो है वो जारी की गई है, जिसके अंदर टॉप से लेकर बॉटम तक हर एक बंदा ही अनअपोज्ड इलेक्ट हुआ है। लिहाजा अगर मुस्लिम लीग नून से कोई बंदा उठ के इन्हीं इंतखाबी नताइज को चैलेंज कर देता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, तो आपका क्या ख्याल है कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब के लिए अपने ही इसी फैसले पर खड़ा रहना आसान होगा? मेरा नहीं ख्याल कि आसान होगा। इसका मतलब ये है कि ये जो फैसला है ये बहुत ही ज़्यादा दूरस है और इसके कुछ छुपे हुए पहलू हैं जो शायद अभी हमारे सामने ना आए। 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद भी बहुत सारी चीज़ों ने अनफोल्ड होना है। अलबत्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुस्तकबिल के अंदर एक काला दम जमात होगी, जिसका नाम लेने, जिसका झंडा उठाने, जिसका पार्टी ऑफिस बनाने, जिसका पार्टी ऑफिस खोलने, जिसका पार्टी के ऑफिस का कोई भी ओहदा रखने समेत हर एक मामले पर पाबंदी होगी और फिर सही जो कड़ाके हैं वो निकलेंगे। अपनी राय का जरूर इजहार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।